गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम अमरदीप है और मैं बेसिकली पिछले 6-7 साल से बिहार बोर्ड के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अलग अलग विभिन्न कोचिंगों में पढ़ाया ऑफलाइन। सो इट्स माय फर्स्ट एक्सपीरियंस इन द ऑनलाइन। और मैं इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाया हूँ, हिंदी मीडियम में भी, पर मैं बिहार बोर्ड से खुद पढ़ा हूँ। तो मैंने फ़ैसला करा कि मैं हिंदी मीडियम में बिहार बोर्ड के लिए जितने भी ज्ञान है वो मैं दूंगा, ठीक है। और मैं अभी मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ 4-5 साल से, और पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आज हम समझने वाले हैं अर्थव्यवस्था। पहला चैप्टर जो आपका है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर अर्थव्यवस्था और उसका विकास, ठीक है, चलेगा, वेरी गुड। तो हमको पहला चीज़ समझना है कि व्हाट इज़ द इकोनॉमी। अच्छा, एक बात मैं क्लियर कर दूं, आप पेन और पेपर लेके बैठना, रनिंग नोट्स बनाना, प्रिंटेड नोट्स और दूसरे टाइप के नोट्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने होंगे, आई विल प्रोवाइड यू, ओके, डोंट वरी। तो पहला चीज़ हम समझने वाले हैं अर्थव्यवस्था क्या होता है। देखो, जब भी मेरे सामने सवाल आए कि अर्थव्यवस्था क्या होता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इकोनॉमी। तो हम पहले समझते हैं कि अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी है ये पैदा कैसे हुआ। तो जो अर्थव्यवस्था है ये कहाँ से आया, इसमें दो वर्ड है, एक है अर्थ और एक है व्यवस्था, ठीक है। देखो, दुनिया में बहुत सारे संसाधन हैं। दुनिया में क्या है भाई मेरे, बहुत सारे संसाधन हैं, ठीक है। तो मेरे पास पहला सवाल जो था वो ये था कि ये संसाधन को, क्योंकि संसाधन है तो संसाधन के लिए झगड़े होते हैं। संसाधन क्या होता है इसका परिभाषा बता दूं। संसाधन वो सारे चीज़ जो मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करता हो, जो मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करता हो उसे संसाधन कहते हैं, ठीक है। तो जो संसाधन है, तो मेरे पास दो सवाल थे। पहला कि ये सब संसाधन जो है ये तो कम है, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा है नहीं, तो इसको समाज में सब लोग रह रहे हैं, तो एक समाज में है क्या गरीब अमीर ताकतवर कमज़ोर सब है। तो उसमें पहला सवाल ये है कि ये संसाधन जो है इसको बांटेगा कौन, है ना, बांटेगा कौन। तो सवाल उठा कि हाँ, कि जो कोई बांटेगा कौन, हु, है ना। तो इसका जवाब जो जिस विषय ने दिया उसको बोलते हैं राजनीति विज्ञान। तो यहाँ से राजनीति विज्ञान का जन्म होता है, ठीक है, राजनीति विज्ञान का जन्म यहाँ से होता है। दूसरा सवाल उठा कि संसाधन को कैसे बांटा जाए, हाउ। तो संसाधन को कैसे बांटा जाए, तो उस बांटने के लिए एक तरीका, एक विज्ञान का जन्म हुआ, उसको बोलते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, ठीक है, चलेगा, वेरी गुड। कौन बांटेगा, उसके लिए राजनीति विज्ञान का जन्म हुआ कि भाई हम लोग सरकार चुनेंगे, सरकार हमें संसाधन बांट कर देगी कि ये लोग गरीब ये लोग अमीर ऐसे करके, ठीक है। दूसरा सवाल था कि कैसे बांटेंगे, तो उसके तरीका, उसके लिए एक विज्ञान का जन्म हुआ जिसको बोलते हैं अर्थव्यवस्था। तो यहाँ से एक बात मुझे समझ में आई, जो वो ये समझ में आई कि जो हमारा अर्थव्यवस्था क्या है। कोई पूछे कि अर्थव्यवस्था क्या है, व्हाट इज इकोनॉमी, व्हाट इज इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड में इसको थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि मैं अच्छे से कर सकूँ इसको, ठीक है। एक बार शुरू से फ्रेश पेज पे इसको मिटा के देखता हूँ, ठीक है। आप कुछ मत करिएगा, बस पेन पेपर साथ में लेके बैठिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला सवाल है, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिख के चलिएगा, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि अर्थ जोड़ व्यवस्था। तो पहला सवाल था कि अर्थव्यवस्था क्या है। हमने इसे दो भाग में बांटा। किसी ने कहा कि अर्थव्यवस्था एक कमी का विज्ञान है। कमी का विज्ञान होने का मतलब क्या है, पहले समझते हैं विज्ञान शब्द का मतलब क्या है। विज्ञान उसे कहते हैं जिसे प्रयोग और निरीक्षण के माध्यम से सिद्ध किया जाए। जिसे प्रयोग और निरीक्षण से सिद्ध करते हैं उसे विज्ञान कहते हैं। मतलब जैसे मैंने बताया कि ज़मीन में गुरुत्वाकर्षण बल है, तो मैं इसे गिराकर दिखा सकता हूँ, उसी तरह अर्थव्यवस्था भी एक विज्ञान है। पहली बात तो मुझे ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो जैसे ही मैंने कहा कि ये एक विज्ञान है, इसके दो ब्रांच, हमने कहा ये कमी का विज्ञान है। मतलब जो अर्थव्यवस्था में हम पढ़ते हैं संसाधन को बांटने के बारे में, क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि वो कम है इसीलिए तो पढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा संसाधन होता तो हम क्यों पढ़ रहे होते। जैसे पानी हमारे पास बहुत है तो उसको मैनेज करने के लिए थोड़ी पड़ता है। जो चीज़ जैसे हमारे पास हवा पहले बहुत था तो हम थोड़ी मैनेज करने के लिए पढ़ते सीखते थे उसको। तो हम कोई भी विषय जब सीखेंगे तो क्यों सीखेंगे, तब सीखेंगे ना जब
वो हमारे पास कम मात्रा में उपलब्ध हो, है ना, तभी ना हम सीखेंगे, नहीं तुम क्या करेंगे सीख कर उसका। तो ये कमी का विज्ञान है, क्योंकि हमारा मानना है कि जो अर्थ है, अर्थ मतलब आप संसाधन से लगा सकते हो, पैसा से लगा सकते हो, किसी चीज़ से लगा सकते हो, उसको हमको व्यवस्थित करना है। तो उसके लिए एक विज्ञान का आविष्कार हुआ जिसको कहते हैं अर्थव्यवस्था, और ये कमी का विज्ञान है। किसी ने कहा नहीं, जो अर्थव्यवस्था है वो पैसा का विज्ञान है, पैसा का विज्ञान है, यानी एक ऐसा साइंस है, एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसा तरीका है जिसमें हम पैसा को मैनेज करना सीखते हैं। ठीक है, ओके। तीसरा सवाल हुआ, किसी ने कहा नहीं, एक व्यक्ति है उसका नाम है ब्राउन, ब्राउन नाम का व्यक्ति ने कहा नहीं, जो ये है, जो अर्थव्यवस्था है वो आजीविका अर्जन प्रणाली है। मतलब क्या, हम कैसे आजीविका चलाएंगे, कैसे अपने जीवन निर्वाह करेंगे, उसको कहाँ से लेकर आएंगे, उसके लिए एक सिस्टम है जिसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। चलेगा। तो तीनों बातों को हमने समराइज किया तो हमारे पास एक बात और निकला। पहला बात हमें डिफिनीशन पता चला कि अर्थव्यवस्था एक कमी का विज्ञान है, दूसरा हमें पता चला कि अर्थव्यवस्था पैसों का विज्ञान है, और तीसरा पता चला कि अर्थव्यवस्था जो है वो आजीविका अर्जन प्रणाली है। मतलब इससे हम लोग अपना काम करते हैं, आजीविका को अर्जित करते हैं। कैसे समझाते हैं, जैसे मान लो, अच्छा इसको, इस लाइन को समझाने के लिए अभी मैं थोड़ा और टाइम ले रहा हूँ, अभी आगे मैं आपको कुछ और समझा रहा हूँ, पहले ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे। अब मेरे पास सवाल पैदा हुआ, तो आखिरकार अर्थव्यवस्था है क्या? तो हमने कहा कि अर्थव्यवस्था एक विज्ञान है, एक विज्ञान है। ठीक है, इस विज्ञान में हम जो पहला चीज़ करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि कोई भी आर्थिक क्रिया का अध्ययन करते हैं। पहला चीज़ क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था एक विज्ञान है जिसमें हम आर्थिक क्रिया का अध्ययन करते हैं। आर्थिक क्रिया क्या होती है? आर्थिक क्रिया वो होती है जिसके करने के बाद कोई व्यक्ति को लाभ होता है या इसके समतुल्य कुछ चीज़ होता है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है मुझे पैसा, मैं एक आर्थिक क्रिया कर रहा हूँ, हो सकता है मुझे लाभ ना हो रहा हो, पैसा ना मिल रहा हो, कोई भी आर्थिक, पर मुझे सम्मान तो मिल रहा है ना, तो इसके समतुल्य कोई चीज़ मिलना चाहिए। तो अर्थव्यवस्था में पहला चीज़ हम देखें कि इसमें आर्थिक क्रिया होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया? तो पहला चीज़ हमने समझ में आया कि इसमें आर्थिक क्रिया होनी चाहिए, और जब आर्थिक क्रिया होगी तभी आजीविका का निर्माण होगा। आजीविका का निर्माण तभी होगा, है ना। आजीविका का निर्माण होने का क्या मतलब है? इसको बोलते हैं लोग अपना जीवन कैसे निर्वाह करेंगे, यानी उसके पास एक जीवन निर्वहन क्षमता आएगी। और ये जो जीवन निर्वहन क्षमता होगी, ये जीवन निर्वहन क्षमता आर्थिक आधार पे होगी, है ना। ये जीवन निर्वहन क्षमता आर्थिक आधार पे होगी। मतलब क्या है, समझते हैं। हमने कहा कि अर्थव्यवस्था एक विज्ञान है जिसमें आर्थिक क्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं, उससे लाभ होता है, आर्थिक क्रिया का होता है जिससे लाभ होता है या इसके समतुल्य कोई चीज़ होता है। दूसरा हमने कहा कि अर्थव्यवस्था एक विज्ञान है जिसमें हम आजीविका निर्माण प्रणाली के बारे में पढ़ते हैं, जिससे जीवन निर्वाह कैसे करना है इसके बारे में स्टडी दें। तीसरा हमने आपको बताया था कि अर्थव्यवस्था में हम संसाधन वितरण प्रणाली सीखते हैं, यानी जो संसाधन है हमारे पास, जो जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं उसको कैसे बांटना है ये सीखते हैं। चौथा चीज़ हमने सीखा कि अर्थव्यवस्था वो चीज़ होता है, एक अर्थव्यवस्था एक ऐसा विज्ञान है जिसमें ये एक कमी का विज्ञान होता है। मतलब हम इसमें जो चीज़ कम है उसको मैनेज करने के लिए सीखते हैं, कमी का विज्ञान है, उसको मैनेज करने के लिए सीखते हैं। और पांचवा हमने कहा कि अर्थव्यवस्था में ज़्यादातर समय ये पैसे का विज्ञान का कार्य करता है। अब तुमसे कोई पूछे
कि अर्थव्यवस्था क्या है। तुम कहना अर्थव्यवस्था एक व्यवस्था मतलब प्रणाली, सिस्टम। अर्थव्यवस्था एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा विज्ञान है जिसमें कोई व्यक्ति अपने आर्थिक क्रिया और उसके फलों का, उसके लाभों का अध्ययन करता है तथा उससे आजीविका निर्माण होती है, और उस आजीविका निर्माण होती है उसका भी अध्ययन करता है। तीसरा, संसाधन कैसे बांटना है उसका अध्ययन करता है। चौथा, अर्थव्यवस्था एक कमी का विज्ञान है। और पांचवा, ये पैसे का विज्ञान है। ठीक है, अभी मैं डिफिनीशन से भी लिखाऊंगा आपको, आप लिख लेना। ठीक है, जब मैं लिखवाऊंगा तो अभी बस हम ये आपको समझा रहे हैं। ठीक है, अच्छा पहले लिख लो अर्थव्यवस्था, लिख के डैश दो। ठीक है, अर्थव्यवस्था लिख के डैश दो। ऐसे मन है तो ये रनिंग नोट्स ऐसे सिर्फ बनाते चलो, पर मन है तो लिखो। अर्थव्यवस्था लिखो। अर्थव्यवस्था एक प्रकार के कमी का विज्ञान है। अर्थव्यवस्था एक प्रकार के कमी का विज्ञान है जिसमें व्यक्ति सीमित संसाधनों के वितरण का तरीका सीखता है। जिसमें व्यक्ति सीमित संसाधनों के वितरण का तरीका सीखता है तथा उस संसाधन से निर्मित सभी प्रकार के आर्थिक क्रिया तथा उस संसाधन से निर्मित सभी प्रकार के आर्थिक क्रिया का अध्ययन करता है। अंततः उससे आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई। थोड़ा देखो बोलने का स्पीड ज़्यादा है तो उसको रोक लेना, है ना, और कर लेना। ठीक है, ऐसे मैं ज़्यादातर टाइम ये बोलूँगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा समझाने पे ध्यान दूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। पहले समझते हैं, दिमाग में रहेगा नॉलेज तो काम आएगा। ठीक है, वेरी गुड। अब आइए हम एक बात समझने वाले हैं। बात ये समझने वाले भाई मेरे कि हमने ये तो देख लिया कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। अब हम देखेंगे कि आपने कि हम जो है अर्थव्यवस्था में ये एक तरह का विज्ञान है, तो इसको हम मैनेज करते हैं। इसको हम क्या करते हैं? मैनेज करते हैं, इसके बारे में पढ़ाई करते हैं। तो शुरुआत में दो बात कही गई कि अर्थव्यवस्था को मैनेज कैसे आप करते हो, अर्थव्यवस्था को मैनेज कैसे करते हो। तो हमने कहा कि ये जो अर्थव्यवस्था है इसको मैनेज करने के लिए हमारे पास दो बल होते हैं। दो क्या होते हैं? बल, यानी कि टू फोर्स, राइट। वी हैव टू फोर्स टू मैनेज द इकोनॉमी। दो बल की सहायता से हम अर्थव्यवस्था को मैनेज करते हैं। पहले को बोलते हैं मांग और दूसरे को बोलते हैं आपूर्ति। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिमांड और दूसरे को बोलते हैं सप्लाई, राइट। तो हमने कहा कि अर्थव्यवस्था को मैनेज करने के लिए हमको दो ताकतवर चीज़ चाहिए, दो ताकतवर फोर्स चाहिए, है ना। उसको बोलते हैं, पहले का हमने नाम रखा डिमांड, मांग, और दूसरे का नाम रखा पूर्ति, यानी कि मांग और आपूर्ति। तो इसको बोलते हैं, अर्थव्यवस्था के दो सिद्धांत होते हैं, मांग का सिद्धांत और पूर्ति या आपूर्ति का सिद्धांत, डिमांड प्रिंसिपल और सप्लाई प्रिंसिपल। क्या होता है मैं समझाता हूँ, देखो ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मान लो ये आप हो, ठीक है। आप गए दुकान, है ना, ये आप है और आप गए दुकान, ठीक है। आप गए दुकान और ये आप जैसे कुछ और लोग हैं, ठीक है। मान लो ये सब लोग गए दुकान, सेम ही दुकान। कल्पना करते हैं अभी वहाँ पर एक ही दुकान है, ठीक है, और दूसरा दुकान नहीं है। अब जैसे ही ये ए नाम का व्यक्ति, ये बी नाम का व्यक्ति और ये सी नाम का व्यक्ति गया इस दुकान में, ठीक है। अब जैसे ही व्यक्ति इस दुकान में पहुँचा तो इसने मान लेते हैं कि दुकान में है
रखा हुआ 5 केजी आलू और दुकानदार ने रेट रखा है आलू का 10 रुपये। दुकानदार ने क्या करा, रेट आलू का रखा है 10 रुपये। तो ये ए नाम का व्यक्ति दुकान में जाएगा और कहेगा हमको 1 केजी दीजिए, इसको 1 केजी चाहिए और इसको 1 केजी चाहिए। ध्यान से, इसने कहा कि हमें 1 केजी चाहिए, इसने कहा हमें 1 केजी चाहिए, इसने कहा 1 केजी चाहिए। दुकानदार इसको 10 रुपये केजी के हिसाब से बेच देगा। इस सबको दुकानदार क्या करेगा, इसको दे देगा। दुकानदार क्या किया, इसको दे दिया। चलेगा, ओके। यानी ये व्यक्ति, हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति था खरीदने वाला। ये कौन था, खरीदने वाला। और ये व्यक्ति था बेचने वाला। ये व्यक्ति कौन था, बेचने वाला। ठीक है, ये व्यक्ति है दुकानदार है जो ये लोग खरीदने वाले हैं और ये लोग बेचने वाले। तो हम कह सकते हैं कि जो लोग खरीदना चाहते हैं वो लोग इस वस्तु की, इस आलू की मांग रखते हैं। यानी मांग के साइड हम पहला चीज़ समझ पाए कि जितने भी लोग खरीदने वाले होंगे वो मांग की तरफ काम करेंगे। ठीक है, और दूसरा जो भी लोग बेचने वाले हैं वो पूर्ति के सिद्धांत की तरफ काम करेंगे। ठीक है, अब आइए समझते हैं आगे। किसी कारणवश क्या हुआ कि मान लो दुकान, उस पूरे दुनिया में मान लो यही एक दुकान है और यही 3 लोग खरीदने वाले हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब क्या हुआ कि जैसे ही ये मांग और ये पूर्ति के लिए गए कि हमको दीजिए, तो अब क्या हुआ कि ये व्यक्ति डिमांड लेकर गया है, ये व्यक्ति का अपना मांग है और ये पूर्ति है। यानी जो खरीदने वाला है उसके पास हम कह सकते हैं कि खरीदने की क्षमता भी है। खरीदने की क्षमता को बोलते हैं क्रय शक्ति, है ना। क्रय शक्ति भी है, खरीदने की क्षमता है। चलेगा, ओके। अब इसको है खरीदने की क्षमता। और जो बेचने वाला है, ये पहला बात हम इसको समझते हैं कि ये इसके पास ये बेचना चाहता है। ये पहला चीज़ समझे कि बेचना चाहता है। दूसरा चीज़ हम समझें कि इसके पास जो चीज़ है वो उपलब्ध भी तो होना चाहिए, उसके पास उपलब्ध भी तो होना चाहिए, तभी तो बेचेगा। तो ये हुआ मांग और ये हुआ पूर्ति। दो तरफ के दो लोग हमने देखा। पहला देखा कि इसमें इसके पास, खरीदने वाले लोग के पास क्रय शक्ति होनी चाहिए और बेचने वाले के पास सामान होना चाहिए। और दूसरा चीज़ वो बेचना चाहता हो, इन्हीं के गाँव में घुस आ गया, कोई बोलेगा कि नहीं हमने देंगे, थोड़ा भाग ऐसा, है ना। ओके, अब अगला सवाल मेरा हुआ कि मान के चलते हैं कि अब किसी दिन क्या हुआ कि ये आलू जो है इसके पास सप्लाई घट गया। यानी आज उसके 5 केजी नहीं, 1 ही केजी आलू बचा है, 1 ही केजी आलू बचा है। और ये सब लोग एक ही साथ वही कि हम एक लेंगे कि 3 केजी लेने के लिए चले गया। आलू 1 केजी है। तो दुकानदार, यानी कि हमको दिख रहा है कि जो उसके पास उपलब्धता है, यानी कि जो सप्लाई है वो फिलहाल क्या हुआ, घटा है। यानी जो आपूर्ति है वो घट चुकी है। आपूर्ति है तो क्या करेगा, ये घट चुका है। अब जैसे ही तुम जाओगे तो देखोगे दुकानदार क्या बोलेगा कि नहीं, अब आलू 5 रुपये केजी नहीं है बल्कि 10 रुपये केजी है। यानी देखो, जैसे ही इसने देखा क्या कि डिमांड ज़्यादा है और मेरे पास सप्लाई कम है, यानी मांग, खरीदने वाले लोग ज़्यादा हैं और बेचने के लिए सामान कम है, तो उसने क्या करी, कीमत को बढ़ा दिया। जैसे ही इसने कीमत को बढ़ाया 10 रुपये केजी, तो हो सकता है ये आदमी गरीब हो, ये खरीदना नहीं चाहता है। ये बोलेगा कि 10 रुपये मेरे पास औकात ही नहीं, हम नहीं लेंगे। या फिर ये भी खरीदना नहीं चाहता, ठीक है। या सब फैसला करेगा, अच्छा एक काम करते हैं, हम सब 100 ग्राम आलू ले आते हैं, बाकी सोयाबीन मिला लेंगे। तो इस ऐसे के क्या हुआ कि देखो ध्यान से, मांग और पूर्ति के बीच में एक बैलेंस बन गया ना। देखो, मांग और पूर्ति के बीच में क्या हो गया, बैलेंस बन गया। मानते हैं ये डिमांड था और ये सप्लाई था, इसके बीच में यहाँ पर ये पॉइंट है जहाँ पर आके डील डन हो गया। यानी मानते हैं ये डिमांड है और ये सप्लाई है, यहाँ पर आके डील डन हो गया, मतलब यहाँ पर आके सामान बिक गया। जैसे ही यहाँ पर सामान बिक गया और जिस तरह के ये बल थे, आदमी ने खुद से इसको कर लिया, खुद से इसको कर लिया, मार्केट में खुद से खरीदना बेचने वाला खुद ही डील कर लिया। इसको बोलते हैं, इसी शब्द को बोलते हैं लेसेज फेयर। बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं लेसेज फेयर। इसी को बोलते हैं अदृश्य हाथ का सिद्धांत। यानी मार्केट का अदृश्य हाथ है, खुद से ही कोई नहीं आया करने के लिए, खुद ही लोग और दुकानदार के बीच में खुद ही डील डन हो गया, है ना। तो ये मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर काम करता है।
अब जैसे ही मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर अर्थव्यवस्था काम करता है, ठीक है, तो हमने कहा कि अर्थव्यवस्था मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर काम करेगा, खरीदने वाले होने चाहिए और बेचने वाले होने चाहिए। तो ठीक है भैया, अर्थव्यवस्था जो है मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर काम तो करेगा। अब हमको जो एक बात और समझनी है यहाँ पे कि आप मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर काम तो करवा दिए, कोई बात नहीं। अब हमरा ये बताइए कि जो ये मांग और पूर्ति का सिद्धांत लगेगा वो अर्थव्यवस्था में कहाँ लगेगा? अर्थव्यवस्था बेहतनी हुआ है तो उसको बड़ा करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि जो हमारा इकोनॉमी होगा, जो हमारा इकोनॉमी होगा इसके 4 पिलर होंगे। इसके क्या होंगे? 4 पिलर। पहले का नाम हमने रखा उत्पादन। हमने कहा कि किसी अर्थव्यवस्था में 4 चीज़ होना चाहिए। पहला क्या कहा हमने? उत्पादन। दूसरा कहा हमने होना चाहिए क्या? उपभोग। तीसरा हमने कहा होना चाहिए क्या? वितरण। और चौथा हमने कहा विनिमय। ये 4 चीज़ हम उम्मीद करते हैं कि अर्थव्यवस्था में होना चाहिए ठीक से, ठीक है। ये चारों चीज़ यदि ठीक से होगा तभी हमने जो 2 फोर्स कहा था मांग और आपूर्ति, तभी वो लग पाएगा, नहीं तो नहीं लगेगा। कैसे समझाते हैं देखिए। उत्पादन मतलब क्या? उत्पादन मतलब किसी भी चीज़ को बनाना या पैदा करना, ठीक है, ठीक है, चलेगा। तो जो अर्थव्यवस्था होता है मेरे भाई, वहाँ पर 2 चीज़ का उत्पादन किया जाता है। या तो उत्पादन जो है वो वस्तु का हो सकता है या उत्पादन जो है वो सेवा का हो सकता है, ठीक है, गुड्स और सर्विस का। वस्तु क्या होता है? वस्तु वो चीज़ होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, जो चीज़ छू सकते हैं, जिसको छू सकते हैं और इसको नहीं छू सकते हैं, ठीक है। और इस दोनों के बदले में कुछ न कुछ आर्थिक लाभ होता है। ये दोनों के बदले में क्या होता है? आर्थिक लाभ होता है, जिसे समझाते हैं वस्तु और सेवा क्या। मान लो ये पेन मैंने बनाया और पेन बनाकर मैंने बाज़ार में बेचा, तो ये छू सकते हैं, तो ये है वस्तु। पर वही मैं पढ़ा रहा हूँ, डॉक्टर अपनी सेवा दे रहा है, कंडक्टर अपना सेवा दे रहा है, तो वो क्या हो गया? वो हो गया सेवा, है ना। तो वस्तु और सेवा में अंतर समझ में आ गया, ठीक है, चलेगा, ओके। तो कुछ लोगों ने कहा कि ठीक है, आप या तो वस्तु का उत्पादन कर लीजिए या सेवा का उत्पादन कर लीजिए। लेकिन हमने कहा नहीं, आप हमें बताओ कि आप किसी चीज़ का उत्पादन करना चाहते तो उसके लिए क्या क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए। तो हमने कहा पहला होना चाहिए हमारे पास लैंड, इसका हिंदी भी लिख देंगे। दूसरा होना चाहिए लेबर। तीसरा होना चाहिए कैपिटल। और चौथा होना चाहिए मेरे पास एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब इसको बोलते हैं उत्पादन के घटक। उत्पादन के घटक यानी उत्पादन करने के लिए 4 चीज़ आपके पास होना चाहिए। जैसे लैंड मतलब भूमि। जब तक आपके पास भूमि नहीं रहेगा तब तक आप कुछ भी चीज़ नहीं कर सकते हो। भूमि में क्या आता है? सिर्फ ज़मीन नहीं आती, भूमि में सारे के सारे जो प्राकृतिक संसाधन है वो भूमि के अंतर्गत आते हैं। दूसरा हमने कहा लेबर मतलब लेबर को हिंदी में बोलते हैं जो काम करने वाला आदमी है, समझ लो, उसको लेबर बोलते हैं, ठीक है, चलेगा, ओके। तो जो काम करने वाला आदमी है वो हो गया, ठीक है। एक है कैपिटल को हिंदी में बोलते हैं पूंजी, है ना। पूंजी मतलब 2 तरह की पूंजी होती है। एक को बोलते हैं कार्यशील पूंजी और दूसरे को बोलते हैं स्थिर पूंजी। जैसे मैं समझाता हूँ, जैसे ये मार्कर है तो ये मार्कर ख़त्म हो जाएगा, तो ये हुआ कार्यशील पूंजी, जो ख़त्म जल्दी हो जाएगा। स्थिर पूंजी जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड लंबा समय चलेगा, तो ये हो गया स्थिर पूंजी और कार्यशील पूंजी में समझ में आ गया। एंटरप्रेन्योरशिप को बोलते हैं उद्यमी। तो जो उद्यमी है वो क्या करता है? उद्यमी जो है यही उत्पादन शुरू कराएगा, या करेगा उत्पादन शुरू यही करेगा, और ये उत्पादन शुरू करने के लिए रिस्क लेगा, ठीक है, तभी तो उत्पादन होगा। ध्यान से हमने कहा कि अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए आपके पास मांग और आपूर्ति होनी चाहिए, और इसको करने के लिए आपके पास 4 चीज़ होना चाहिए। ये 4 चीज़ आप जब तक ठीक से नहीं करोगे तब तक ये सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा। कैसे? पहले हमने कहा उत्पादन होना चाहिए, दूसरा कहा उपभोग होना चाहिए, तीसरा वितरण, चौथा विनिमय, है ना।
तो उत्पादन जो है एक अर्थव्यवस्था के अंदर दो चीज़ का हो सकता है, या तो वस्तु का हो सकता है या सेवा का हो सकता है। वस्तु का उत्पादन होने का मतलब वस्तु और सेवा में क्या अंतर है? वस्तु जो होता है उसको हम छू सकते हैं, सेवा नहीं छू सकते। जैसे मैं पेन, ये वस्तु है, इसको आप टच कर सकते हो, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई डॉक्टर सेवा दे रहा है, उसको आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है ये है उत्पादन में दो चीज़ है ना, वस्तु और सेवा, ठीक है, चलेगा, वेरी गुड। तो हमने पहला चीज़ देख लिया उत्पादन, ये याद रखेंगे, इसको उतार लो हो सके तो। इकोनॉमी के 4 फैक्टर, उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण। उसके बाद आगे चलते हैं। जो उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता कौन होता है? उपभोग करने के लिए जो वही है जिसके पास मांग है, याद करो। यानी कि उपभोग वो लोग करते हैं जिसके पास खरीदने की क्षमता होती है। जैसे ये पेन किसी ने बनाया और मैंने ख़रीदा और इसका यूज कर रहा हूँ, तो मैं इसका उपभोग कर रहा हूँ। पर ये उपभोग यहाँ पे है, जो ये उपभोग है यहाँ पे, ये अंतिम है। अंतिम का मतलब क्या है? मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं ये पेन लेके किसी और को बेच दूँ, तो मेरे लिए भी फिर ये उत्पादन ही हो जाएगा, ठीक है। ये तब तक हम करते रहेंगे, ये मतलब अंतिम है, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। वितरण मतलब क्या है? सही से बांटना, ठीक है, सही से क्या करना? बांटना। कहाँ बांटना? तो बांटने के लिए जिस जगह का आविष्कार हुआ उसको बोलते हैं बाजार, है ना। तो वितरण कहाँ पे चलेगा? बाजार में, ठीक है। और चौथा है विनिमय। और इस बाजार को कंट्रोल करने के लिए सरकार चाहिए, नहीं तो लोग मनमानी करने लगेंगे। जैसे गैस का दिक्कत अभी हुआ तो वो चीज़ होगी। तो विनिमय मतलब क्या होता है? नियम के तहत रखना, नियम के तहत रखना। तो हमने ये 4 चीज़ें समझी। हमने देखा कि अर्थव्यवस्था के अंदर 4 चीज़ें होती है: उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण, ठीक है। ये बातें हमें अच्छे से समझ में आ गई, चलेगा, वेरी गुड। अब हम यहाँ पर एक चीज़ देखने वाले हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो हमने देखा उत्पादन हो रहा है, उपभोग हो रहा है, विनिमय हो रहा है, वितरण हो रहा है। हमने कहा वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है, 4 चीज़ चाहिए। ज़मीन चाहिए आपके पास, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड तो ज़मीन, भूमि मतलब काम करने वाला, मजदूर कह सकते हैं इसे, है ना। पर मजदूर यहाँ पे दोनों तरह के होते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पे मानते हैं ये मजदूर है, ठीक है। फिर हमने देखा उपभोक्ता कौन है? जो खरीद रहा है वो उपभोग है, जो इसका भोग कर रहा है वो उपभोग है ना, वेरी गुड। अब हमें इसको मिटाते हैं और आपको एक चीज़ समझाते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन शुरू करने के लिए आपके पास 4 चीज़ तो होना चाहिए: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। इसके अलावा कुछ चीज़ और चाहिए, जैसे आपका इन्वायरमेंट ठीक होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? सुरक्षा होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हो, है ना। जैसे मान लो मैं यहाँ पे उत्पादन कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, अब मेरे यहाँ पे हवा में जहर फैला हुआ, मैं कैसे पढ़ा पाता? ये मेरे को कोई यहाँ पे आके जान मार देगा तो मैं कैसे पढ़ा पाता? सुरक्षा भी तो होना चाहिए, है ना, वेरी गुड। अब हमने देखा कि अर्थव्यवस्था में आप कर रहे हो उत्पादन। तो उत्पादन जो आप कर रहे थे, तो आप उत्पादन कर रहे थे बहुत सारे चीज़ों का, है ना। जैसे कोई आदमी घर बना रहा है, कोई आदमी सब्जी बेच रहा है, कोई आदमी पढ़ा रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है ना, कोई साइंटिस्ट है। तो हमने क्या करा, इस सब आदमी अलग अलग काम कर रहा है। तो हमने कहा कि जो आदमी उत्पादन कर रहा है, इसका मतलब वो व्यक्ति, हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति आर्थिक क्रिया कर रहा है। आर्थिक क्रिया एक ऐसा काम जिसके बदले मुझे कुछ आर्थिक लाभ या पैसे मिलते हैं। आपने कहा हाँ, कर तो रहा है। तो हमने कहा कि इस हिसाब से हम एक काम करते हैं, हम अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रक बांट देते हैं। हम कुछ क्या करते हैं? क्षेत्रक बांट देते हैं। तो जो पहला क्षेत्रक हमने बांटा उसका नाम रखा हमने प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। दूसरा हमने नाम रखा, दूसरा जो हमने क्षेत्रक बांटा उसको कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र। और तीसरा जो हमने बांटा उसका नाम रखा हमने तृतीयक क्षेत्र। ऐसे चौथी और पांचवी होती मैं बता दूंगा अभी, बट वो आपको पढ़ना नहीं है, फिर भी मैं बता दूंगा। तो ये तीसरी है, ठीक है मेरे भाई, हाँ। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र वो होता है जिसमें जो कोई भी व्यक्ति सीधा प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर होता है, प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर होता है, ठीक है। इसमें व्यक्ति अपने तरीके से कुछ नहीं करता। इसमें व्यक्ति जो है अपना कोई भी
मूल्य वर्धन या गुणवत्ता नहीं बढ़ाता। जैसे समझाते हैं आपको, मैंने कहा कि ये केवल प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर लोग हैं। जैसे मान लो मैं ज़मीन में गया, खेत में कुछ छीड़ दिया अनाज, और वहाँ से अनाज उपज गया, मैं काट के ला दिया। मैंने उसमें क्या किया? कुछ नहीं किया। जो करी प्राकृतिक खुद करी, थोड़ी बहुत मैंने मेहनत करी, बट उसके अंदर कुछ नहीं करा। मैंने आलू उपजाया, ठीक है, तो आलू उपजा के मैंने क्या करा? सीधा आलू लाया और बेच दिया। तो ये हो गया प्राथमिक क्षेत्र का काम। उसी तरह मैंने गाय को खुला छोड़ दिया, गाय आई खा के दूध निकाल के मैंने बेच दिया, डेयरी, तो वो हो गया प्राथमिक क्षेत्र का काम। मैंने क्या किया? मछली पालन किया, मैंने मछली का जीरा डाल दिया, मछली निकल गई, मैंने मछली लाया बेच दिया बाजार में, है ना, फिशिंग, वो प्राथमिक क्षेत्र का काम। उसी तरह माइनिंग, मैंने क्या किया? ज़मीन खोदा, ज़मीन में अलग सोना है, चांदी है, मैंने निकाला, ले जाकर बाजार में बेच दिया। ये हो गया प्राथमिक क्षेत्र का काम। वो सारे काम जिसमें इसमें हमने कुछ नहीं किया, कोई भी मूल्य नहीं बढ़ाया उसका, है ना, कोई भी गुणवत्ता में वृद्धि नहीं करी, वो सारे काम हो गए प्राथमिक क्षेत्र के काम। प्राथमिक क्षेत्र के काम वो काम होते हैं जिसमें व्यक्ति जो है कुछ भी अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट नहीं करता, सीधे प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर होता है। मैंने क्या करा? मैं गया, बांस काट के लाया कर बेच दिया, प्राथमिक क्षेत्र का काम, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन कर रहे हैं, आर्थिक क्रिया कर रहे हैं, उसमें पहला क्रिया को बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया, प्राइमरी सेक्टर, है ना, ऑफ द इकोनॉमी। तो प्राइमरी सेक्टर में हमें समझ में आ गया क्या होता है। एक कोई भी ऐसा काम जिसमें एक व्यक्ति जो है केवल और केवल क्या करे? प्राकृतिक चीज़ों पर निर्भर रहता है ना, कोई भी मूल्य वर्धन नहीं करता है ना, वो हो गया प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है? द्वितीयक क्षेत्र में पहला चीज़ जो है, इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास पहले कोई कच्चा माल होता है, कच्चा माल होता है जो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होता है, और दूसरा हम इसमें क्या करते हैं? प्राथमिक क्षेत्र से दूसरा हम इसमें क्या करते हैं? दूसरा इसमें हम कुछ न कुछ मूल्य वर्धन करते हैं। मूल्य वर्धन को अंग्रेजी में बोलते हैं वैल्यू एडिशंस करते हैं। समझाते हैं कैसे। जैसे मैंने खेत में गया, आलू उपजा, मैं सीधा यदि आलू ले जाकर बाज़ार में बेच दूँ तो वो प्राथमिक क्षेत्र का काम हो गया। मैं सीधा बांस काट के बेच दूं, प्राथमिक क्षेत्र का काम हो गया। मैं सीधा दूध निकाल के बेच दूं, प्राथमिक क्षेत्र का काम हो गया। पर मैंने क्या किया? मान लो मैंने आलू लाया, आलू को चिप्स बनाया, दिमाग लगाया, बुद्धि लगाई, उसको लेज बनाया, लेज जो हम लोग खाते हैं 5 रुपये में, उसको हमने पैक करा, उसके बाद बेचा। ये हो गया, हमने क्या करा? कच्चा माल लिया प्राथमिक क्षेत्र से, रॉ मटेरियल, उसके बाद हमने उसमें क्या करा? कुछ न कुछ मूल्यवर्धन कर दिया। तो ये हो गए द्वितीयक क्षेत्र के काम। उसी तरह मैंने दूध लिया बाज़ार से, और उस दूध को मैंने क्या किया? उस दूध को मैंने बाज़ार से लिया और उस दूध को मैंने छेना, पनीर, रसगुल्ला बना के पैक किया, है ना, अच्छे से, हल्दीराम पल्दीराम नाम दिया, बेच दिया। वो हो गया द्वितीयक क्षेत्र का काम। द्वितीयक क्षेत्र का काम। तो प्राथमिक क्षेत्र को मूल रूप से, प्राथमिक क्षेत्र में सबसे बड़ा काम होता है कृषि। तो प्राथमिक क्षेत्र को आमतौर पर कृषि क्षेत्रक भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कृषि क्षेत्रक भी कहा जाता है, ठीक है। और द्वितीयक क्षेत्रक जो होता है, इसमें माना जाता है कि आदमी कुछ ना कुछ उद्यम कर रहा है, कुछ ना कुछ व्यापार कर रहा है ना, तो इसको उद्यम क्षेत्र भी कहते हैं। या आदमी कुछ बना रहा है तो इसको जो है विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं, विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, इसको मैन्युफैक्चरिंग में कहते हैं। तो हमने देख लिया प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है। अब समझते हैं तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र में वो सारे चीज़ आते हैं जिसमें सेवा प्रदान की जाती है, जिसमें सेवा प्रदान का मतलब जिसको हम छू नहीं सकते हैं। बताते हैं वस्तु और सेवा में अंतर, तो सेवा मतलब वो है जिसको हम छू नहीं सकते, ठीक है। तो सेवा प्रदान में सबसे पहले, जैसे मान लीजिए आप बैंकिंग का काम कर रहे हैं, बैंक में काम कर रहे हैं, ठीक है। आप यदि बीमा कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा आप कोई भी काम कर रहे हैं, अब मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, आप टीचर हैं, वो सारे सेवा क्षेत्र में आ गए, ठीक है, चलेगा, ओके, ठीक है। अब क्या हुआ? ये हो गया। ये चौथा जो क्षेत्रक और है, जो आपको नहीं पढ़ना है, उसको बोलते हैं चतुर्थ क्षेत्रक। जो चतुर्थ क्षेत्रक है,
चतुर्थ क्षेत्रक में वो सारे लोग सारे काम आते हैं जो वाइट कॉलर जॉब होते हैं, जो हाई लेवल के जॉब होते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉलेज इकोनॉमी, जो ज्ञान के दम पर होता है। जैसे आप मान लीजिए कुछ ऐसा कर रहे हैं, जैसे आप कोई कंपनी के सीईओ हैं, तो कंपनी के मालिक हैं आप, मतलब कंपनी के सीईओ हैं, बहुत टॉप लेवल पे ऑफिसर हैं, तो आपका बराबरी ये तृतीय क्षेत्र के लोग से नहीं हो। आप मान लो आप बैंक में एक कर्मचारी हैं, तो आप हो गए तृतीय क्षेत्र के आदमी, पर उस बैंक के आप सीईओ के पद पे हैं, तो होंगे चतुर्थ क्षेत्र। उस तरह पंचम भी होता है, पर ये ठीक है। और इसमें दो तरह के लोग काम करते हैं, ठीक है। जो तृतीय क्षेत्र में आमतौर पर काम करते हैं, इनको बोलते हैं वाइट कॉलर वर्कर। क्या बोलते हैं? वाइट कॉलर वर्कर। वाइट कॉलर वर्कर को हिंदी में बोलते हैं, वाइट कॉलर वर्कर को कैसे लिख लीजिए? वाइट कॉलर वर्कर, ठीक है। और ये या इसी को बोलते हैं वाइट कॉलर जॉब। और मतलब एक ऐसा काम जिसमें हम कहें मेरा कॉलर जो है सफ़ेद का सफ़ेद ही आ गया। और इसमें क्या है, ये इस तरह जो द्वितीय क्षेत्र में लोग काम करते हैं, इसको बोलते हैं ब्लू कॉलर वर्कर, ठीक है ना, ब्लू कॉलर वर्कर। तो वाइट कॉलर वर्कर और ब्लू कॉलर वर्कर समझिए, या वाइट कॉलर जॉब और ब्लू कॉलर जॉब। तो हमने देखा उत्पादन, उपभोग, हमने उत्पादन के 3 चीज़ देखे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, है ना मेरे भाई? वेरी गुड। अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र क्या होता है। चतुर्थ पढ़ना नहीं है, पर भी मैंने बता दिया है ना आपको, आपके सिलेबस में नहीं है, पर भी मैंने बता दिया। अब हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक सवाल फिर आया कि आप बताओ, आप ये सब कर तो दिए, ठीक है, इसका क्षेत्रक बांट तो दिया, आपने उत्पादन तो कर दिया, अब ये सब चीज़ बना तो दिया, है ना। अब उसको लेने वाला भी तो चाहिए। तो हमने कहा कि आपके पास उपभोग भी तो होना चाहिए। जो उपभोग करता है उसको कहते हैं उपभोक्ता, है ना। उपभोक्ता क्या करता है? उपभोग करता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंज्यूमर, है ना। उपभोक्ता कौन होता है मेरे भाई? उपभोक्ता वही होता है जिसके पास अर्थव्यवस्था का मांग होता है, और उपभोग कौन होता है? उपभोक्ता कौन होता है? जिसके पास खरीदने की क्षमता होती है, और तीसरा उसके पास इच्छा भी होती है। समझाते हैं कैसे। ये 3 चीज़ होना चाहिए, ए, बी और सी। ये तीनों नहीं रहेगा तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। पहले समझते हैं खरीदने की क्षमता। मान लीजिए मैं एक BMW कार खरीदना चाहता हूँ, मेरे पास इच्छा तो बहुत है, पर मेरे पास खरीदने की क्षमता ही नहीं है। तो मैं उपभोक्ता हूँगा, बन सकता हूँ कभी BMW कार का? नहीं बन सकता हूँ। दूसरा बात, मेरे पास खरीदने की क्षमता है, ठीक है। अब मेरे पास BMW, मेरे को इच्छा ही नहीं करती, मेरे को BMW पसंद ही नहीं आता, मेरे को स्विफ्ट डिज़ायर पसंद आता है, तो मैं कभी भी उपभोक्ता नहीं बन सकता हूँ। और तीसरा क्या है कि मेरे पास खरीदने की क्षमता भी है और इच्छा भी है, मेरे पास खरीदने की क्षमता भी है और इच्छा भी है, तभी तो मैं इसकी मांग रखूँगा, है ना। चलेगा? हाँ चलेगा। तब मैं कहलाऊँगा मैं उपभोक्ता हो गया, ठीक है। मैं उसका भोग कर रहा हूँ, यानी हम कह सकते हैं जो उपभोक्ता होता है उसके पास एक तो मांग होना चाहिए, दूसरा खरीदने की क्षमता होनी चाहिए, और तीसरा उसके पास इच्छा होनी चाहिए, ठीक है ना। तभी मैं उपभोक्ता कहलाऊँगा, ठीक है, नहीं तो मैं उपभोक्ता नहीं कहलाऊँगा, ठीक है। ये 3 चीज़ तो उपभोक्ता के पास मेन रूप से होना ही चाहिए, तभी कोई व्यक्ति उपभोक्ता होगा। दूसरा चीज़ क्या होना चाहिए, एक उपभोक्ता के पास और क्या होना चाहिए? एक उपभोक्ता और क्या चाहता है? एक उपभोक्ता चाहता है संतुष्टि। वो कोई चीज़ तभी ले पाएगा जब उसको उस चीज़ लेने के बाद संतुष्टि हो, है ना। उसको कोई चीज़ लेने के बाद संतुष्टि हो। संतुष्टि में क्या होता है कि संतुष्टि में शुरू में जो होता है वो ज़्यादा होता है, फिर बाद में कम होने लगता है, ठीक है। ये संतुष्टि का सिद्धांत है। समझाते हैं कैसे। मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि रसगुल्ला खाओगे, आपका सबसे फेवरेट पसंदीदा फूड आप सोच लो जो आपको पसंद है। आप बोलोगे हाँ, या आपको नई मोबाइल पसंद है, आप नया मोबाइल लेते हो, बहुत चलाते हो, फिर 10 दिन बाद वही मोबाइल फेंकल रहता है ना, क्योंकि पहला दिन संतुष्टि जो है 10 यूनिट मिला, दूसरे दिन 5, फिर तीसरे दिन 4, फिर एक समय के बाद संतुष्टि मिलना बंद हो गया। अब जैसे ही आपको उससे संतुष्टि नहीं मिल रही है, यानी संतुष्टि मिलना समय के साथ कह सकते हैं जो संतुष्टि का ग्राफ है वो समय के साथ ऐसे घट रहा है। अब जैसे ही आपका संतुष्टि का ग्राफ घटने लगेगा, तब फिर आपके मन में फिर से इच्छा होगी, डोपामाइन रिलीज होगा, कि फिर से आपका इच्छा बढ़ेगा कि चलते हैं कुछ नया खरीदते हैं। आपके पास खरीदने की क्षमता होगी तो आप मांग करोगे और फिर से नया उपभोक्ता बन जाओगे बाजार के लिए, है ना। चलेगा? वेरी गुड। तो आप क्या हो गए? उपभोक्ता हो गए, ठीक है।
ओके, तो हमने समझ लिया उत्पादन क्या होता है और उपभोग क्या होता है। उपभोग के 3 सिद्धांत होते हैं। मांग का सिद्धांत पर काम करता है, खरीदने की क्षमता होनी चाहिए और इच्छा भी होनी चाहिए, है ना, उपभोक्ता की इच्छा भी होनी चाहिए, ठीक है। चौथा संतुष्टि होनी चाहिए, ठीक है। और जब ये चारों चीज़ ऐड हो जाएगा तब वो हम कहेंगे कि एक व्यक्ति उपभोक्ता कहलाएगा, ठीक है। ऐसे डिफिनीशंस वगैरह मैं अगले क्लास में कभी करा दूंगा, मेरे को देखिएगा जैसा है आपका रिस्पॉन्स उस हिसाब से मैं नोट्स लिखवाऊंगा, जो भी बोलोगे जैसे मैंने पहले करा वैसे, ठीक है। तो हमने उपभोक्ता क्या होता है और उपभोग क्या होता है हमने समझ लिया, ठीक है। अब तीसरा चीज़ हम समझने वाले हैं विनिमय। तीसरा चीज़ क्या समझने वाले? विनिमय। विनिमय, ठीक है। तीसरा चीज़ क्या समझना? विनिमय। विनिमय मतलब रेगुलेशंस, ठीक है। विनिमय मतलब रेगुलेशंस। और चौथा हम देखने वाले हैं वितरण। ये चौथा जो है, तीसरा और चौथा जो है हम साथ में देखने वाले हैं, विनिमय और वितरण, ठीक है। ये चौथा हम साथ में देखने वाले हैं। तो जो मेरे भाई विनिमय होता है और जो वितरण होता है, तो जो मेरे भाई विनिमय होता है, विनिमय में क्या होता है? विनिमय में सरकार क्या करती है? वो नियम बनाती है और नियम बनाकर बाजार को नियंत्रित करती है, ठीक है। जैसे सरकार कहती है कि तुम सबके ऊपर MRP लिखो, ये विनिमय का एग्जाम्पल है। सरकार कहती है कि काला बाजारी मत करना, जैसे गैस का दिक्कत है तो रोकना मत, नहीं तो जेल डाल देंगे, ये विनिमय हो गया, ठीक है। और वितरण क्या है? सरकार वितरण करने के लिए ही विनिमय करती है। वितरण मतलब सही से सभी बाजार में पहुंचाना। जो वितरण होता है वो होता है आपूर्ति, क्योंकि वितरण जो हो रहा है वो आपूर्ति हो रहा है, आपूर्ति श्रृंखला के आधार पर, ठीक है। आपूर्ति श्रृंखला क्या है समझाते हैं। मान लीजिए ये किसान का खेत है, यहाँ से अंतिम उपभोक्ता यहाँ पर कहीं बैठा हुआ है, यहाँ तक पहुँच जाने को यानी जहाँ पर चीज़ें पैदा हुई है, वस्तु जहाँ पर पैदा हुई है, वहाँ से जहाँ पर खरीदने वाला व्यक्ति उपभोक्ता बैठा हो, उत्पादन करने वाला, उत्पादक से लेके उपभोक्ता तक जब किसी वस्तु को हम पहुँचा देते हैं ठीक से, उसी को बोलते हैं वितरण, ठीक है। यानी उत्पादक और जिस रास्ते से पहुंचाते हैं इसको बोलते हैं आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन। इसीलिए जब आप रोड जाम करते हो तो सरकार आपको पुलिस मारती है, क्यों? क्योंकि आपकी वजह से कितने का सामान लॉस हुआ, कितने का जॉब लॉस हुआ। कोई नौकरी करने के लिए जा रहा है तो यानी वो क्या कर रहा है? देखो, नौकरी करने के लिए तो सेवा प्रदान करने के लिए जा रहा है, ये सेवा करने के लिए कहाँ जा रहा है? यहाँ। और आप बीच में रास्ता में उसको रोक दिए, दिक्कत हो गई। कोई हॉस्पिटल जा रहा है, यानी पूरी की पूरी आप आर्थिक क्रिया चौपट कर दे रहे हो, इसीलिए सरकार आपको जेल में डालती है, पुलिस मारती है, लाठी चार्ज करती है, क्योंकि आप वितरण में बाधा उत्पन्न कर रहे हो। समझ में आ रहा है? ये चीज़ हो गया। अब जो विनिमय और वितरण के तरीके क्या क्या हैं, इस तरीके पर एक बहस हुई समाज में, ठीक है, कि हम कैसे वितरण करें और कैसे विनिमय करें अर्थव्यवस्था के अंदर। तो किसी ने कहा कि तो वितरण और विनिमय ठीक से कैसे करना है, जो वितरण है और जो विनिमय है ये ठीक से कैसे करना है, इसी के लिए हमने 3 तरह की अर्थव्यवस्था की संरचना डिजाइन करी, 3 तरह के अर्थव्यवस्था का निर्माण करा। पहले प्रकार के अर्थव्यवस्था को कहा गया समाजवादी, ठीक है। और दूसरे प्रकार की अर्थव्यवस्था को कहा गया पूंजीवादी, और तीसरे प्रकार के अर्थव्यवस्था को कहा गया समाजवादी, पूंजीवादी, और तीसरे प्रकार के अर्थव्यवस्था कहा गया मिश्रित। यानी हम कैसे करेंगे अर्थव्यवस्था का में विनिमय और वितरण, उसके लिए हमारे पास आया समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी और ये हम अगली क्लास में देखेंगे। कुछ चीज़ हम आपको एक्स्ट्रा पढ़ाने वाले हैं, जैसे अभी हम देखने वाले हैं अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था की समस्या, ठीक है। अर्थव्यवस्था की समस्या। अर्थव्यवस्था की समस्या क्या क्या है? देखो, अर्थव्यवस्था में पहला समस्या है सटीक आंकड़ा की। यदि सटीक आंकड़ा ही नहीं मिलेगा तो आप अर्थव्यवस्था का अनुमान नहीं लगा सकते हो। दूसरा जो आजकल पर्यावरण परिवर्तन जो हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, वो भी एक समस्या है। तीसरा है गतिशीलता,
गतिशीलता मतलब क्या हुआ, जैसे समाज जो है रोज़ बदल रहा है, तो ये समाज जब रोज़ बदल रहा है तो समाज के बदलने से क्या हुआ, समाज तो गतिशील है, तो आप अर्थव्यवस्था में के लिए चैलेंज है वो उसको मैनेज करना। चौथा क्या है, चौथा है इंसान का स्वभाव, इंसान का स्वभाव। और पांचवा क्या है, पांचवा अर्थव्यवस्था का प्रॉब्लम, पांचवा अर्थव्यवस्था का प्रॉब्लम क्या है, व्यक्ति का अपना पूर्वाग्रह, व्यक्ति का अपना बायस। क्या होता है व्यक्ति का अपना पूर्वाग्रह, समझाते हैं। जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं ऊंची जाति का व्यक्ति हूँ और मैं कोई इकोनॉमी की थ्योरियाँ बना रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, तो मैं नीची जाति के व्यक्ति को बहुत कम ही कंसीडर करके रखूँगा। जहाँ पे ऊंच जात और नीच जात के बीच में मुझे बांटने का प्रॉब्लम आएगा, वितरण करना आएगा, मैं क्या करूँगा, मेरा अपना पूर्वाग्रह शामिल हो जाएगा, अरे नीची जाति तो खराब होते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये मेरी अपनी पूर्वाग्रह शामिल है। ये पाँच बेसिक्स प्रॉब्लम है, अर्थव्यवस्था की समस्या है, ठीक है। फंडामेंटल प्रॉब्लम द इकोनॉमी। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि मैं बढ़िया पढ़ाता ही हूँ, मुझे पता भी है, क्योंकि मैं सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो आपको अच्छे से समझ में आया, यदि समझ में आया तो वीडियो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। नोट्स के लिए आपको मैं जल्द ही टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, जहाँ पे आपको सारे नोट्स प्रिंटेड फॉर्मेट में या मैं लिखवा दूंगा क्लास में, है ना। आप रनिंग नोट्स मेरे साथ बनाते चलिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा और एग्ज़ाम आपको मज़ा भी आएगा मेरे साथ पढ़ने में। कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट करें, है ना, मैं आपको उससे ज़रूर कुछ ना कुछ सहायता करूँगा। थैंक यू।